गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री का 12th क्लास का थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका नाम था विद्युत। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत अपघटनी, जिसमें हमने सिखाया था विद्युत ऊर्जा को जो बदला जाता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, उस विधि को कहा जाता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को बदला जाएगा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित कराने के बाद हम अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया कराते हुए देखेंगे, पाएंगे, तो उस घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और वहीं हमने आपको बताया था कि यदि रासायनिक ऊर्जा के जरिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के जरिए यदि विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के नाम से। गैल्वेनिक सेल क्या है, कोई पूछेगा तो कहिएगा यह एक क्या है, डिवाइस है, एक उपकरण है जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके तहत हमने अलग अलग चीजें पढ़ लिया था, जिसमें हमने बताया था किसी पदार्थ में विद्युत का चालन होता है। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल बताया था कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। किसी भी वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए 3 शर्तों का पालन होना चाहिए, जिसमें हमने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था, होल होना चाहिए। उस वस्तु में जिससे विद्युत धारा प्रवाहित कराना है, उसमें या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, या तो होल हो, या तो क्या हो, आयंस हो। ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को अगर है उस पदार्थ में, तो वो विद्युत धारा का क्या करेगा, प्रवाहित कराएगा। फिर हमने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन में हम लोग ये कुछ टर्म था जिसको देखा था, सीखा था कि इसमें एक टैंक होता है, बीकर होता है, जिसका नाम होता है विद्युत अपघटनी टैंक कहते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर ये प्रक्रिया कराया जाएगा। कौन सा प्रक्रिया, तो कहिएगा विद्युत विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाएगा, विद्युत ऊर्जा को बदला जाएगा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ये जो प्रक्रिया जिसमें कराया जाएगा, जिस पात्र के अंदर कराया जाएगा, उसका नाम होता है विद्युत अपघटनी टैंक। इसके अंदर 2 रॉड डूबा हुआ रहता है, इसका नाम इलेक्ट्रोड होता है ना। जैसे हमने बताया था कि बच्चे जब जन्म होते हैं तो बोलते हैं बच्चा जन्म हुआ है, लेकिन जैसे आगे बढ़ता है तो उसका नाम हो जाता है, कुछ नाम दिया जाता है। तो ये जो है शुरू शुरू में इसका नाम इलेक्ट्रोड है, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एनोड और कैथोड। इसके कर्तव्य के कारण, इसके करनी के कारण इसका नाम एनोड पड़ेगा और इसका नाम क्या पड़ेगा, कैथोड, जो आगे हम लोग सीखे थे, बताए थे। उसके बाद इसमें एक सेल जोड़ा जाता था। हमने बताया था जो आम बैटरी होता है, घड़ी वगैरह में आपने जो बैटरी देखा होगा वो इस तरह से होता है, ऊपर प्लस होता है, माइनस होता है। तो ये जो डिजाइन है हमसे भी गलत हो रहा है, हम भी सही नहीं बना पा रहे हैं, तो आप भी नहीं बना पाएंगे। तो इसका समाधान ये हुआ कि ऐसे ना बनाकर जब भी साइंस पढ़ा जाएगा वहां बैटरी को इस तरह से इंगित किया जाएगा। ये 2 पैरेलल लाइन होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए ये किसका संकेत है, तो कहिएगा ये किसका संकेत है, तो कहिएगा ये बैटरी का संकेत है, जिसमें बड़ा वाला लाइन प्लस होता है, छोटा वाला लाइन क्या होता है, माइनस। इसी को हम घुमा कर यहाँ रखें, यहाँ 2 बैटरी लगा है, बड़ा वाला लाइन को प्लस, छोटे वाले को माइनस कहते हैं, तो 2 बैटरी लगा हुआ है। तो ये इसका क्या था, जो प्रक्रिया कराएंगे उसमें जो भी चीजें यूज होगा उसका ये नामकरण था, इसमें हमने बताया था। एनोड और कैथोड किसे कहते थे, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया था। जहां ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं, और जहां रिडक्शन होता है वहां क्या कहते हैं, कैथोड। ऑक्सीकरण होता है तो क्या कहलाएगा, एनोड, और अपचयन होगा यानी रिडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा, कैथोड। इस पे हमने क्या क्या बताया था, थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। क्या क्या बताया था हमने आपको, हमने बताया था इसके अंतर्गत एनोड का पहला अक्षर एन लीजिएगा और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लीजिएगा, दोनों मिलकर क्या बनेगा, एन ऑक्स। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब नहीं समझ में आएगा तो हिंदी में इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ये भी नहीं समझ में आए तो ये भी बताए थे, याद रखिएगा, लियोजर। क्या याद रखिएगा, लियोजर। लियोजर का मतलब क्या होता है, तो लियोजर, एल का मतलब होता है लॉस ऑफ, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या मतलब हुआ, कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन का
गुम होना, हटाना, इलेक्ट्रॉन हटाया जा रहा है, कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन हटाया जा रहा है, इस घटना को, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, अभी इस पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरा पूरा है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इस पे एक प्लस आएगा, और हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं। तो हम अगर पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, तो आपके बारे में बताया जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं ना, इस काम का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन हटाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। चीजें समझ में आई? इसी तरीका से हमने आपको कैथोड के बारे में बताया था कि कैट रेड, याद रखिएगा, कैट रेड। ये शुरुआती दौर था, एक क्लास हुआ था इस चैप्टर का, पहला क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस किया था। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैट का मतलब होता है कैथोड, हिंदी में भी इसको कैथोड ही कहते हैं, और रेड का मतलब होता है रिडक्शन। लिखने का तरीका ये है, RED के पावर में N, पढ़ेंगे रिडक्शन, लिखेंगे ऐसे। हिंदी में इसका अलग नाम होता है अपचयन। क्या नाम होता है? अपचयन। जो याद करना है कर लीजिए। अब इसका क्या मतलब होता है? तो हमने याद करने को बोला था जर, अब दोनों एक साथ याद करवाए थे। क्या क्या याद करवाए थे? लियो जर, लियो जर। इसका तो बता चुके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। इसका होता है गेन, जी से क्या होता है? गेन। गेन माने प्राप्ति, ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड क्या? रिडक्शन। किसी भी, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, उस घटना को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना, तो प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, इस रिएक्शन का नाम होता है क्या? अपचयन। क्या नाम होता है? अपचयन। तो ये रिडक्शन, ऑक्सीकरण और रिडक्शन से रिलेट करके हमने बताया था। फिर बताया था जो पदार्थ दो भागों में टूटता है अपने आयनों में, उसको कहा जाता है विद्युत अपघटय के बारे में। और उसके बाद आया था आपका क्वेश्चन। आज हम लोग सवाल से शुरू करते हैं। जो भी हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड आज हम लोग सवाल बनाने वाले हैं। कैसे कैसे सवाल आपको बिहार बोर्ड के +2 12वीं क्लास में पूछा जाता है, वो देखते हैं, सीखते हैं। आज बहुत सारा सवाल लेकर आए हैं, आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इस तरह से डिजाइन रहेगा, लिखावट थोड़ा सा इधर उधर चेंजिंग हो सकता है एग्जाम का, लेकिन कहने का वही मतलब होगा कि एक कंपाउंड दिया रहेगा, एक आयनिक यौगिक दिया रहेगा, और इस आयनिक यौगिक के बारे में आपसे कहेगा कि जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल का आंसर करना हो, तो हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताए थे, उसी के तहत बनाएंगे। एक इस तरह से बक्सा बना लीजिएगा, इसका नाम है विद्युत अपघटनी टैंक। दो इस तरह से इलेक्ट्रोड डुबा दीजिएगा, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं, ये जो पदार्थ है उसको लिख दीजिएगा, इसका नाम है क्या? KNO3। और दो इस तरह से एरो बनाइएगा। पहला वाला K है तो इसको पोटेशियम, इस पे प्लस दीजिएगा। दूसरा वाला NO3 है, इसको इस तरह से लिखिएगा। ये हमेशा एक साथ आता है। अब इसके पहले एक शब्द है, क्या नाम है? जलीय। जलीय का मतलब होता है जल, तो इसके अंदर क्या है? जल भी है। क्या नाम है? जल। तो जल को भी तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H+ में, और किस में टूटेगा? OH- में। कैसे टूटेगा? H+ और OH- में। बेसिकली जब आप जलीय KN3 को, जलीय KN3 का विद्युत अपघटन कराते हैं तो 2+ वाला टर्म मिलता है और 2- वाला टर्म मिलता है। आपने देखा। और जब भी ऐसा सवाल बनाना हो इस तरह से, तो आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए जो हमने पिछले क्लास में बताया था। अभी हम आपको याद करवा देते हैं, पहले भी करवाए थे। सबसे पहले आप लिखिएगा, एक शब्द लिखिएगा क्या? एनोड। और फिर क्या क्या लिखिएगा? यहाँ पर कैथोड। यही तो पूछ रहा है कि एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा। यहाँ पर अपने मन से लिखिएगा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये लिख देना है, क्योंकि एन ऑक्स एक साथ रहेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। और ये भी बताया गया था कि एनोड का पहला अक्षर ए है तो यहाँ एनायन आएगा, एनायन का मतलब नेगेटिव आएगा। तो एनोड पर इन दोनों में से कोई एक जाएगा, इन दोनों में से कोई एक जाएगा। अब दो बच्चे हैं, दोनों में से किसी एक को ले जाना हो तो अमूमन हम लोग रेस लगा देते हैं, या कोई सवाल पूछ लेते हैं कि अगर जो सही जवाब देगा उसको हम ये गिफ्ट देंगे। एक ही बच्चा को अगर ले जाना हो यहाँ पर, इन दोनों में से NO3- और OH- में से किसी एक को ले जाना हो तो रेस लगाएंगे।
अब रेस लगाने के लिए केवल यही दो नहीं था, इसके पहले और 6-7 था जो हम आपको याद करवाए थे, याद है ना दोहा, थोड़ा उटपटांग था लेकिन फनी था। क्या था? आई बाहर कल ओ नई सूट पहनकर, यही था आपका दोहा, आसान सा था, याद कर लीजिएगा। आई बाहर कल ओ नई सूट पहनकर, पहनकर का कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वो लिख नहीं रहे हैं। देखिए आई में आयोडीन है, बाहर में ब्रोमीन है, क्लोरीन है, OH माइनस है, NO3 माइनस है, SO4 2 माइनस है। यही है जो जहां से सवाल आपका आता है, इतना ही है। आप इतना याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम का सवाल नहीं छूटेगा। अब देखिए एक NO3 माइनस है, एक OH माइनस है, इन दोनों का रेस लगाया गया। हालांकि रेस इन सभी का लगाया गया, तो जो नंबर 1 पे आया कौन आया? आयोडीन। अगर यहाँ आयोडीन माइनस रहता तो आप आयोडीन को लेके जाते, आयोडीन नहीं है, तब कौन आएगा? ब्रोमीन। है क्या? नहीं है। क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन है क्या? नहीं है। कौन आएगा? OH माइनस आएगा। यानी इन दोनों में जो तेजी से दौड़ के पहुंचा उसका नाम क्या है? OH माइनस है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? OH माइनस आ जाएगा। ठीक है ना? OH माइनस का जब भी रिएक्शन कराइएगा तो ये हमेशा क्या कीजिएगा, इस तरह से 4 गो लिख लीजिएगा, 2 गो H2O बनाइएगा, ठीक है, और हाफ O2 करके बना दीजिएगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिएगा। ठीक है ना? ये हाफ नहीं रहेगा, 2O2 रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना? जब भी OH माइनस का रिएक्शन कराना हो इस तरीका से हर बार आएगा, तो ये रट लीजिए। OH माइनस जब भी लिखना हो ना तो ये पूरा रिएक्शन ही रट लीजिए, क्योंकि औरों के जैसा इसका रिएक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आयोडीन का लिखना रहता अगर आपको, तो हम ट्रिक बताए थे कि जो भी रहेगा वो लिख दीजिए, लिख दिए, चार्ज हटा दीजिए, और जितना आप इधर लिखे हैं माइनस में है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। फिर यहाँ 2 लिख दीजिएगा, यहाँ 2 लिख दीजिएगा, तो प्रोडक्ट I2 बनेगा। इसके जैसा यहाँ नहीं बन रहा है, तो ये अलग है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। OH माइनस का क्या याद रखिएगा कि इस तरीका से क्या होता है, इस तरीका से हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जब भी OH माइनस का आएगा तो हम सीधे 4 लिख देंगे पहले, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे? 2H2O लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में नहीं गिनाएगा। जल तो पहले भी था तो जल बना नहीं, तो क्या बनेगा? O2 बनेगा। एनोड पर आपसे पूछा था तो एनोड पर क्या बनते हुए नजर आएगा? O2 बताइएगा। अब आते हैं कैथोड के लिए। किसके लिए? कैथोड पे। कैथोड पर आप हमेशा लिख दीजिएगा इस तरीका से, रिडक्शन होता है। क्या लिखिएगा? रिडक्शन होता है। लिखने के बाद आपको ये भी बताए थे कि कैथोड वाला केस में क्या होता था, कैथोड वाले केस में क्या होता था कि उस स्थिति में हमने बताया था कि केटायन जाएगा। कैथोड का पहला अक्षर क्या होता है? C। कैथोड का पहला अक्षर क्या है? C, और केटायन का पहला अक्षर C होता है। इसका मतलब जब भी यहां लिखाएगा प्लस वाला आएगा। प्लस वाला कितने हैं? 2 है। फिर यहां भी रेस लगाया गया था तो इसका भी दोहा हम आपको बताए थे। अच्छा, ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे, आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये कहां से आ रहा है, नहीं तो लगेगा आपको कि ये कहां से लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम दोहा में वो लिखे, ये है, देखिए ये माइनस वाला यहाँ पर है। देखिए आई बाहर कल ओ नई सूट पहनकर, ऐसे करके हमने बोला था, लिखा नहीं था, आप याद कर लीजिएगा। ये था आपका माइनस वाला, कौन पहले जाएगा, और ये था आपका प्लस वाला जिसमें हमने कुछ ही का याद करने के लिए बोला था, सोना चांदी का है। उसके बाद जांच बताए थे, कहाँ है जांच? जांच। फिर बताए थे सोना चांदी का है जांच। अली मांगे कार, ये गलत है, बताए थे कार। और इसके बाद आता है यहाँ पर सोडियम, सफेद नहीं चाहिए काली, ऐसे करके बताया था। यही चीज तो अब फिर से बताया जा रहा है, इसको बार बार जरूरत पड़ेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे याद कीजिएगा आपको सवाल बनना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर K है। इन दोनों में कौन आएगा उसका हम तरीका बताए थे। सबसे पहले आता है कौन? सोना, महंगा होता है। उसके बाद कौन आता है? चांदी। क्या यहाँ गोल्ड है क्या? नहीं है। चांदी है क्या? नहीं है। फिर देख करेंगे सोना चांदी का। कॉपर है क्या? कहिएगा नहीं है। उसके बाद है। ये हमेशा याद रखिए, इन हाइड्रोजन के पहले ये 3 अगर है
तभी जाएंगे, नहीं तो इसके बाद कोई भी रहेगा हाइड्रोजन जाएगा। देख लीजिए हाइड्रोजन, इसके बाद चाहे कुछ भी लिखिएगा वो नहीं जाएगा, है ना। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए कि पोटेशियम है, यहाँ सोडियम प्लस रहता वो भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पहले कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पहले केवल 3 है। कौन कौन है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये याद कर लीजिए। इनके पहले अगर हाइड्रोजन के पहले ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Ag प्लस रहता, अगर Ag प्लस रहता तो हम Ag प्लस ले जाते। अगर Ag नहीं है तो देख लीजिए Au है क्या, Au है तो वो ले जाते। अगर ये भी नहीं है तो कॉपर चेक कीजिए, कॉपर 2 प्लस यहाँ है क्या, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ये 3 नहीं है तो सीधे हाइड्रोजन ले जाएंगे, हाइड्रोजन लेकर जाएंगे। और यहाँ हम बताए थे थोड़ा सा दूर में तीर दीजिएगा, इसे अलग करके प्लस हटाइएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लिखिएगा और तिरछी नजर से देख लीजिएगा। कहाँ देखने के लिए बोले थे? तिरछी नजर से देखिएगा कि ये जो हम लिखे हैं वो 1 बनता है कि 2 बनता है, ऐसे बताए थे। कौन कौन 2 बनता है? तो आयोडीन बनता है, ब्रोमीन बनता है, क्लोरीन बनता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है, फ्लोरीन बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये 2 बनते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 लिखिएगा, तो यहाँ भी क्या लिखाएगा? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब आपसे पूछा जाए कि फाइनली बताइए, इस तरह से अगर हम जलीयक KNO3 का विद्युत अपघटन कराते हैं तो बताइए एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा? तो क्या बताइएगा कि एनोड पर मिलेगा O2, क्या मिलेगा? O2। और कैथोड पर क्या मिलेगा? तो कैथोड पर कहिएगा, कैथोड पर मिलेगा कौन सा चीज? हाइड्रोजन गैस। ये दोनों का दोनों क्या है? गैस है। तो ये था, इस तरीका से बनाने का 2 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम बताए थे आपको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हर चीज का विषय का, है ना, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाया जा रहा है, पर डे क्लास मिल रहा है आपको, ठीक है। अगर आपके स्कूल में अगर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है पढ़ाने का उस तरह का, तो आप ये चैनल से जुड़िए और यहाँ से आप क्या कीजिए, पर डे आप उतना पढ़िए जितना पढ़ाया जा रहा है। आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा। अच्छी तरह से पढ़ते हुए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाते हुए, समझते हुए, याद करते हुए चलते रहिए। फिर एग्जाम के टाइम में आपको क्या होगा, उतना परेशानी नहीं होगा। नहीं तो कोचिंग वोचिंग में दौड़ते रह जाइएगा और पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने इतना सारा दे दिया है, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। जो भी आपका इसमें प्रॉब्लम होगा वो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बना देंगे, सिखा देंगे। हालांकि हम 3-4 क्वेश्चन बनाकर सिखाए हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। प्लस और माइनस वाला खेल है, कौन जाएगा, ये चीजें आपको दोहा के तहत भी याद करवा दिए। इसको बनाने से पहले आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप फंस जाइएगा, आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके सवाल में 2 प्लस आ जाएंगे और 2 माइनस वाला आ जाएगा। अभी अभी देखा आपने, तो 2 माइनस अगर रहेगा तो किसको लेके जाइएगा? मान लीजिए वहां पर क्लोरीन माइनस भी रहेगा और NO3 माइनस भी रहेगा, और आपको किसी एक को ही लेके जाना है और आपको ये पता ही नहीं है कि किसको ले जाएं, तो अपने मन से किसी को भी ले जाइएगा, गलत भी हो जाएगा वो, ठीक है। चांस है कि सही भी हो, बट गलत भी होने का चांस है। तो इसको याद कर लीजिएगा। हम थोड़ा अलग टाइप का दोहा बनाकर आपको याद करवा दिए, और भी बताए थे इस चैप्टर में, आगे भी मिलेगा, अलग अलग टाइप का दोहा मिलेगा, उसको आप पर डे बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग पढ़ते हैं अगला इसका टॉपिक विद्युत अपघटन का, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है उसका हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है फेराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम। फेराडे जो है, ये जो भी ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका सूत्रधार वही थे, हमने बताया था, चर्चा किया था पहले भी। तो इन्होंने नियम दिया था, हम नियम को समझते हैं। ये बेसिकली ये चैप्टर में होता क्या था हमने आपको पहले भी बताया था। एक बार छोटी सी डायग्राम बनाकर आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, फिर से ध्यान से देखिए। इसमें क्या था, एक टैंक हुआ करता था, ठीक है ना, टैंक हो गया। 2 रॉड हुआ करता था जिसके जरिए विद्युत धारा अंदर आएगा, और इसमें एक बैटरी जोड़ देते थे। आप कभी भी इस तरह से बैटरी जोड़ेंगे और तार के जरिए रॉड को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है विद्युत धारा प्रवाहित होगा, लेकिन ये आकर यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ कनेक्शन नहीं है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए हमने शुरू में बताया था कि या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या यहाँ पर होल होना चाहिए, क्या होता है ये फिजिक्स में पढ़ेंगे, या तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आयंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयंस। ये 3 चीज है जो कि दिन में से कोई एक चीज होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि केस HCl डाल दिए,
यहाँ पर क्या डालेंगे, HCl। HCl कैसे टूटता है, H प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में। जैसे ये प्लस माइनस में टूटा तो आप कहिएगा इसमें क्या आ गया, आयंस। और जैसे आयंस आ जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए ये कंडीशन है। तो अब इसके अंदर जो है आयंस घूम रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है ना। आयंस घूम रहे हैं, कौन कौन से आयंस, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक प्लस वाला घूम रहा है और एक माइनस वाला घूम रहा है, ठीक है ना। प्लस वाला और कौन घूम रहा है, माइनस वाला। अब होता क्या है, बैटरी में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो प्लस वाला वायर से जो जोड़ा जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। माइनस वाले से जुड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है ये माइनस होगा, ठीक है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि एक माइनस जो होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, प्लस वाले को। तो प्लस वाला जाएगा यहाँ, माइनस वाला कहाँ जाएगा, यहाँ। ये केवल हम माइनस प्लस लिखे हैं, एक्चुअली में क्लोरीन माइनस है और क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां पर जाएगा क्लोरीन, यहां पर कौन जाएगा, क्लोरीन, यहां पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, दो लिखेंगे हाइड्रोजन। समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराएंगे तो ये जो कैथोड है, ये जो रॉड है, यहां पर जमा होगा कौन, क्लोरीन, और यहां पर जमा होगा कौन, हाइड्रोजन। कौन जमा होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, यहां तक समझिए। अब जैसे जैसे जमा होगा ना तो ये मोटा होना शुरू होगा, जाहिर सी बात है, धीरे 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 ये क्या होगा, मोटा होगा। ये भी क्या होगा, मोटा होगा, क्योंकि यहाँ पदार्थ आकर जमा हो रहा है, हाइड्रोजन जमा हो रहा है, यहाँ क्लोरीन जमा हो रहा है, तो पदार्थ की यहाँ पर मात्रा होगा, मात्रा मतलब वेट होगा, वेट माने द्रव्यमान होगा, उसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, W से, ठीक है, समझ गए यहां तक। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड या एनोड दोनों में से किसी पर भी पदार्थ की मात्रा देखिए जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लस वाला यहां जाएगा, माइनस वाला यहां आएगा, तो ये भी जमा होगा, यहां भी जमा होगा। हम यहाँ की बात करते हैं, जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा हम W बताए, ये M मास ले लिया है, कोई बात नहीं। हम लोग कई बार W से भी सूचित करते हैं और कई बार हम लोग इसको क्या चीज से सूचित करते हैं, तो M से भी सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम W लिखे थे, यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा उसमें M लिखा हुआ रहेगा, तो चलिए हम M ले लेते हैं। अब फेराडे ने बताया कि यहाँ कितना पदार्थ जमा होगा, कितना ग्राम जमा होगा, ठीक है ना, ये बताया, कौन बताया, फेराडे ने। इन्होंने बताया कि इसके अंदर प्रवाहित जो आवेश होगा, आवेश यानी विद्युत धारा, जो आवेश होगा उसके सीधे समानुपाती होगा, ठीक है। जो इसके अंदर आवेश प्रवाहित होगा उसके सीधे समानुपाती होता है क्या, द्रव्यमान, ठीक है। जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतना ज्यादा द्रव्यमान जमा होगा। कम आवेश आएगा कम पदार्थ जमा होगा, ज्यादा आवेश आएगा ज्यादा द्रव्यमान जमा होगा, ठीक है। किसने बताया था, फेराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहिएगा, कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो पदार्थ की जो मात्रा है वो सीधे समानुपाती होती है आवेश की। आवेश ज्यादा आएगा, आवेश थोड़ा देर के लिए विद्युत धारा समझिए, हालांकि दोनों अलग चीजें हैं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको विद्युत धारा अगर समझ में आता है तो विद्युत धारा ही मान लीजिए कि जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ज्यादा उसमें पदार्थ जमा होगा, कम आवेश प्रवाहित होगा कम पदार्थ जमा होगा, ठीक है। तो जो पदार्थ की मात्रा है जमा होने वाली वो किस पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है, किस पर, आवेश पर। तो जो पदार्थ की मात्रा होती है वो सीधे समानुपाती होती है किसके, आवेश की। इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहते हैं फेराडे का प्रथम नियम। हालांकि ये फिजिक्स में भी जाइएगा तो मिलेगा, फेराडे का नियम वहां भी मिलेगा फिजिक्स 12th में। यहां पर जब भी पूछेगा ना तो पूछेगा विद्युत अपघटन के लिए, विद्युत अपघटन के लिए फेराडे का प्रथम नियम बताइए। केवल अगर फेराडे का पहला नियम पूछेगा तो यह ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि वो फिजिक्स में भी लिखे हैं। तो हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन के लिए फेराडे का प्रथम नियम कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो पदार्थ की द्रव्यमान है वो आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। याद हो गया सभी को, एक एक शब्द याद हो गया। पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है वो सीधे समानुपाती होती है किसके, वो सीधे समानुपाती होती है किसके, तो आवेश की, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हमने बोला कि पदार्थ की मात्रा सीधे समानुपाती होती है किसके, आवेश की। अनुपातिक चिन्ह जब हटाया जाता है, जब बराबर चिन्ह दिया जाता है तो एक स्थिरांक लिखा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं जेड लिखा गया है,
इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका ये मात्रक लिखा हुआ है, जब ये इधर जाएगा तो इस तरीका से। अच्छा, आवेश बराबर होता है कितना? धारा इंटू समय। आप फिजिक्स का पहला चैप्टर में पढ़ते हैं, जो आवेश होता है Q बराबर होता है क्या? आई टी, या I बराबर होता है Q बटे टी, है ना। ये फॉर्मूला है धारा का, आवेश बटे समय, एकांक समय में बहने वाली धारा को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से Q के जगह पर क्या लिखेंगे? IT। तो जो नया फॉर्मूला बनकर आएगा वो आएगा Z, और Q के जगह पर हम लिखेंगे I और T। ये आपको कहाँ पूछेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा हुआ नहीं था, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 1 नंबर के लिए कि निम्न में से कौन सा फैराडे का विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का प्रथम नियम को सही ठहराता है। तो आप याद रखिए, या तो ये फॉर्मूला दिया हो या आपको ये फॉर्मूला दिया हो, बस यही अंतर है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, क्यू के जगह पर क्या लिखा गया है? आई लिखा जाएगा, टी आई टी लिखा गया होगा, ठीक है ना। फैराडे जो है एक विद्युत आवेश का मात्रक है, ठीक है ना। आपको पूछा जाएगा कि एक फैराडे में कितना चार्ज होता है। हालांकि कूलाम जो होता है ना, क्या होता है? कूलाम, कूलाम क्या होता है? एसआई यूनिट होता है किसका? आवेश का। लेकिन सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछा जाए तो याद रखिए फैराडे होता है। एक फैराडे में कितना चार्ज होता है? तो 96,500 कूलम होता है। आप कहिएगा सर यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, 96,487 कूलम लिखा हुआ है, बट ये लगभग आप मानिएगा, याद कर लीजिएगा, एक कूलम में, एक फैराडे में कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम होता है। कितना? 96,500 कूलम होता है। याद हो गया सभी को? 96,500 कूलम, 96,500 कूलम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। एक फैराडे में कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम होता है, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग। और सबसे छोटा मात्रक जानते हैं क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा? फैराडे। एक फैराडे में कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम। अच्छा, आवेश का सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है? मात्रक कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में होता है। सबसे छोटा चार्ज का मात्रक होता है, कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको कहते हैं सबसे छोटा। बड़ा हो गया कौन सा? फैराडे, 96,500 कूलम। एक छोटी सी चीज थी, बता दिया। फैराडे का पहला नियम हम लोग पढ़ लें। अब आता है इसमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको जेड कहते थे, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जेड कहां से आया? तो कहिएगा सर एम बराबर आपने लिखा था, कितना लिखा था? जेड आई टी। तो जेड किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा देर के लिए जेड को रहने देते हैं। तो ये जो आई टी है वो आकर कहां भाग हो जाएगा? एम बराबर आई टी, यहां पर आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए? इसको हम अलग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्या आ गया? एम बराबर आया था जेड आई टी। इसमें एम क्या है? पदार्थ, जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा ग्राम में। जेड क्या था? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आई क्या था? विद्युत धारा। टी क्या था? समय था। हमें जेड को परिभाषित करना है तो जेड को अकेला रखते हैं, तो ये दोनों गुना में है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। यानी जेड बराबर आ गया एम बट्टा में क्या आ जाएगा? आई टी। थोड़ा देर के लिए हम इसको करंट को 1 एम्पियर मानते हैं। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराते हैं। कितना? 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराते हैं। तो क्या बन जाएगा? एम बराबर हो जाएगा, इसके जगह पर 1 लिखेंगे, इसके जगह पर 1 लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 होगा, मतलब एम हो जाएगा। यानी जेड किसके बराबर हो गया? होने पदार्थ, जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा के बराबर। जेड किसके बराबर हो गया? पदार्थ की मात्रा जो जमा होगा उसके बराबर। कब? जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराते हैं। यानी किसी विद्युत अपघटय के अंदर, विद्युत अपघटय के अंदर 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा कितने समय तक? 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराएंगे। तो जो पदार्थ यहाँ जमा होगा उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं।
किसी विद्युत अपघटन में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कराया जाए तो जितनी पदार्थ की मात्रा जमा होगी उस पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा ग्राम, इसका ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर एसआई में लिखेंगे तो ये केजी हो जाएगा, ये एम्पियर हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केजी एम्पियर सेकेंड, यानी इसकी मात्रक हो जाएगा केजी एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो किसी विद्युत अपघटन के विलयन में 1 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर की विद्युत धारा जब प्रवाहित कराते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जमा होती है या मुक्त होती है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। आया समझ में आप लोगों को? एक बार के लिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। आपने देखा इसका परिभाषा, जब किसी विद्युत अपघटन में 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कराएंगे तो जितनी पदार्थ की मात्रा जमा होगा उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा, जब भी इसको याद नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट मानकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, कितने लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। फैराडे का द्वितीय नियम, 2 नियम दिया था। पहला नियम हमने सीख लिया। पहला नियम था कि जब किसी विद्युत अपघटन में आवेश प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो उस पे इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली जो पदार्थ है उसकी मात्रा सीधे समानुपाती होती है आवेश की। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब आप किसी बहुत सारे सेल को, विद्युत अपघटन को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। 2 तरीका से जोड़ा जाता है, एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। आगे चलकर पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम में क्या होता होगा और समांतर क्रम में क्या होता है। एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। हमारे घरों में जो बिजली का कनेक्शन होता है, एक बल्ब को दूसरे बल्ब से जोड़ते हैं, पंखे को जोड़ते हैं, है ना, एसी को जोड़ते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ते हैं, तो ये 2 क्रम में से किसी एक में होता होगा, या तो सीरीज होता होगा या पैरेलल होता होगा, ठीक है ना। तो हमारे घरों में ये हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, पैरेलल में। पैरेलल क्रम में जब जोड़ते हैं ना तो वोल्टेज बराबर होता है, और जब सीरीज क्रम में जोड़ते हैं ना तो करंट बराबर होता है। यानी सीरीज क्रम में जोड़ेंगे बहुत सारे चीजों को तो सब पे समान धारा प्रवाहित होगा, और अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो करंट बराबर नहीं होगा, वोल्टेज सब पे बराबर जाएगा। तो हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में होता है ताकि सबको कितना मिले, 220 वोल्ट। यानी कोई इसमें ये नहीं कंप्लेन करे कि हमारे पास तो वोल्टेज ही नहीं है। अगर आप सीरीज में जोड़ देंगे ना तो जो पहले पंखा होगा वो बहुत तेज चलेगा, और जो आखिरी में जाएगा ना वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको वोल्टेज ही नहीं मिलेगा। करंट तो मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे, है ना, विभिन्न विद्युत अपघटनों को किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए, है ना, और विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाए तो समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब हो गया विद्युत धारा बराबर रहेगा। तो 2 बातें, या तो आप समांतर क्रम बोल दीजिए या फिर बोलिए कि विद्युत धारा सब पे बराबर हो, क्योंकि दोनों एक ही बात है। श्रेणी क्रम, हम समांतर क्रम गलती से बोले, या तो श्रेणी क्रम बोलिए क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा बराबर होता है। तो या तो एक शब्द बोलिए कि विद्युत धारा सब में बराबर है, या फिर ये बात बोल दीजिए कि सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। दोनों में से कोई भी बात बोल सकते हैं। अलग अलग किताब में अलग लिखा रहेगा, जैसे कहीं लिखा रहेगा कि बहुत सारे विद्युत अपघटनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब विद्युत धारा बराबर होगा। जैसे यहां लिखा है कि विद्युत धारा बराबर है। विद्युत धारा क्या है, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कब, जब बहुत सारे विद्युत अपघटनों को जोड़ा जाता है और उनमें विद्युत धारा क्या हो, समान मात्रा में प्रवाहित होती है, तो जितने भी इलेक्ट्रोड होंगे उनके इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की समतुल्य भार समान होगी। क्या भार समान होगी, समतुल्य भार सब पे बराबर होगा।
समतुल्य भार कैसे निकालते हैं, ये पहला चैप्टर हमने बिलियन में पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का समतुल्य भार निकालने के लिए उसका अनुभार और n फैक्टर से डिवाइड कीजिएगा तो ये निकल कर आएगा इक्विवेलेंट वेट, समतुल्य भार, है ना। और कहा जा रहा है कि सब पे बराबर समतुल्य भार होगा, तो समतुल्य भार मान लीजिए इस पे अगर 10 है तो इस पर भी 10 होगा, इस पर भी 10 होगा, इस पर भी क्या होगा, 10 होगा, यानी समतुल्य भार सब पे बराबर होगा, ठीक है, कम ज्यादा नहीं होगा। कब? जब बहुत सारे विद्युत अपघटयों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या विद्युत धारा समान मात्रा में प्रवाहित कराते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की समतुल्य भार समान होती है, ठीक है। अब समतुल्य भार कैसे पता करेंगे कि बराबर है कि नहीं? हम तो जानते हैं कि वेट जमा होता है, तो मान लीजिए इस पर हो रहा है 20 ग्राम, इस पर हो रहा है 30 ग्राम, इस पर हो रहा है 40 ग्राम, ग्राम में हम बता रहे हैं, इस पर हो रहा है 50 ग्राम, ये अलग अलग पदार्थ की मात्रा जमा हो रही है, ग्राम में जमा हो रहा है अलग अलग, लेकिन जब इसका समतुल्य भार निकालेंगे, समतुल्य भार, तो बराबर आ जाएगा। तो इसको हम भाग करेंगे किससे? समतुल्य भार से। जब किसी द्रव्यमान को समतुल्य भार से भाग करेंगे तो इसका निकल कर आएगा समतुल्य भार की संख्या कितनी है। उसी तरह इसको भी भाग करेंगे ई से, इसका समतुल्य भार से, सबको भाग करेंगे तो देखिए यहां दिया हुआ है पहला वाला का द्रव्यमान पहले वाले के समतुल्य भार बराबर होगा दूसरे वाले का भार, दूसरे वाले का समतुल्य भार। इस तरीका से सब पे समतुल्य भार की संख्या बराबर होगी, है ना, समतुल्य भार की संख्या बराबर हो जाएगी। इसे ही कहा जाता है क्या? फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है ना। चीजों को समझिए, पहला नियम था कि सब जो पदार्थ जमा होगा वो सीधे समानुपाती होता है किसके? तो कहिएगा उसके, वो आवेश के। और दूसरा नियम कहता है कि जब धारा प्रवाहित करते हैं बराबर मात्रा में सभी विद्युत अपघटय में तो सभी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली समतुल्य भार की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। ये फिगर अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से बनाकर इसको याद कर लीजिएगा, 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 2 नंबर के लिए क्या है पूछा जाता है। जब आप बहुत सारे बैटरी को, बहुत सारे विद्युत अपघटय को श्रेणी क्रम में जोड़कर और फिर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उस स्थिति में क्या आ जाता है? सभी पे समान मात्रा में समतुल्य भार जमा होता है, ठीक है। अब आता है दूसरा, हम लोग जो टॉपिक था याद होगा, इस चैप्टर में हमने बताया था कि विद्युत ऊर्जा को बदला जाएगा किस में? विद्युत ऊर्जा को बदला जाएगा, विद्युत ऊर्जा को बदला जाएगा किस में? तो रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को बदला जाएगा किस में? विद्युत ऊर्जा में। इसको कहा जाता था विद्युत अपघटन, याद होगा, जो अभी तक हमने पढ़ा। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत अपघटन, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। कभी कभी ये कॉल लिखा भी रहता है, नहीं भी लिखा रहता है, गैल्वेनी भी बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल कि गैल्वेनिक सेल क्या है, तो क्या कहिएगा कि गैल्वेनिक सेल वह है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? तो कहिएगा ये रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। आपके आसपास में बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अलग अलग ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जैसे ये पंखा किसको किस में बदलता है? आप देखे होंगे, पंखा मोटर होता है ना, डायनेमो होता है, तो अलग अलग चीजें अलग अलग, जैसे स्पीकर होता है, ब्लूटूथ आप कान में लगाकर सुनते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है? अलग अलग हैं। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे एनर्जी को बदलते हैं, ठीक है ना। क्या चीज? जैसे आप स्पीकर होता है, वो क्या करता है? तो उधर से वायर जोड़ा रहता है, वायर में आवाज नहीं होता है, वायर के अंदर क्या आता है? आवाज नहीं आता है, हेलो हेलो हेलो, ये नहीं चलता है। वायर में करंट आता है तो उसमें विद्युत धारा चलकर आता है, किस में? स्पीकर में, बॉक्स में, डीजे जो, हाँ हाँ वही वाला जो आप लोग सुनते हैं, बड़ा बड़ा डीजे, उसमें क्या होता है? वायर से करंट आता है और उसमें स्पीकर होता है, वो क्या चीज में बदल देता है? आवाज में बदल देता है। तो वो एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को बदल रहा है ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है? ध्वनि ऊर्जा में। एक ऐसे लेके गाना गाते हैं, बात करते हैं, सुने होंगे, माइक बोलते हैं, वो क्या करता है? तो देखिएगा यहाँ पर ऐसे रहता है, फिर यहाँ वायर होता है, फिर मशीन में जाता है। तो यहाँ से आपके ध्वनि ऊर्जा को लिया और वो क्या चीज में बदल दिया? विद्युत धारा में, और वो लेके चला गया।
तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह अलग अलग उपकरण है। ऐसे ही एक उपकरण है जिसका नाम है क्या, गैल्वेनिक सेल। वो क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को बदलता है किस में, रासायनिक ऊर्जा में। गैल्वेनिक सेल क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को सॉरी रसायन गलत ये हो रहा है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को बदलता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, इसमें अलग अलग टाइप का अभिक्रिया होगा, अलग अलग रिएक्शन होगा, और रिएक्शन कराने के बाद क्या निकल कर आएगा, विद्युत धारा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बैटरी की बात करते हैं। बैटरी में होता क्या है, आप देखे होंगे बड़ा बड़ा बैटरी होता है, उससे पंखा चलता है, टीवी चलता है, इवन एसी भी चल जाता है, होता है ना। तो उसके अंदर एक बैटरी होता है, एक बॉक्स होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये भी आप जानते होंगे कि विद्युत धारा को संचित करके नहीं रख सकते हैं, यानी विद्युत धारा जितने देर आएगा उतना देर चलेगा। इसको आप ऐसा झोल थैली में भर के नहीं रख सकते हैं। रखने वाला एक डिवाइस है जिसका नाम कंडेंसर है, जो पंखे में लगा रहता है, छोटा सा एक गोल सा। वो भी कितना रखता है, तो 2 तार होता है उसमें, ऐसे सटाइएगा ना चर से, गया, हो गया, खत्म। उतना ही वो जमा करता है। आश्चर्य की बात है कि आप विद्युत धारा को जमा करके नहीं रख सकते हैं। अगर जमा करने वाला ऐसा थैली होता तो लेके भर के रखते। रात को बड़ा लाइट कट रहा था, निकालते उसमें से, अपना अपने पास पंखा लगा लेते एकदम सामने, क्या है ना, वो भाई को उधर छोड़ देते, ढकेल देते, उधर जाओ उधर, है ना, अपने पास लगाते। पैसा कमाते हैं, वो एगो बड़का झोलवा खरीदते, उसमें करंट विद्युत धारा जमा करते, उसमें है ही नहीं। मतलब साइंस इतना डेवलप किया, लेकिन आप विद्युत धारा को जमा नहीं कर सकते हैं। आएगा चलेगा, गया तो गया। हाँ, बैटरी है तो जमा नहीं करता है, बैटरी खुद का करंट उत्पन्न करता है जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल, वो जमा नहीं करता है। ठीक है, तो चार्ज होता है और फिर वो आयंस डेवलप करता है, रिएक्शन होता है। वो सीखेंगे इस चैप्टर में कि एक बैटरी किस तरह से कार्य करता है, कि उसके अंदर से विद्युत धारा निकलता है। ठीक है ना, बैटरी के अंदर विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है ये सीखेंगे। ठीक है, सोचिएगा, आगे बात करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है ये क्या करता है, आप समझ गए। ये पूरा चैप्टर इसी पर है। मतलब आप समझिए कि एक चैप्टर था जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल, उसमें 10% आप पढ़े हैं विद्युत अपघटन, जिसमें फेराडे का पहला नियम, फेराडे का दूसरा नियम, और थोड़ा सा रिएक्शन होगा। और पूरा चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल। हालांकि आप 11th क्लास में डेनियल सेल पढ़कर आए हैं, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमको पढ़ाना है, जीरो से शुरू करेंगे और फिर आपको उस लेवल तक ले जाएंगे। तो गैल्वेनिक सेल क्या है ये आपसे पूछा जाए, सिंपल भाषा में कहिएगा कि एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा को बदल देगा किसमें, वो बदल देगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा को बदल देगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसकी बनावट देखते हैं, इसमें बहुत सारा चीजें हैं, बनावट देखेंगे, इसमें इसकी कार्य विधि समझेंगे, क्या क्या होता है ये सारी चीजें समझेंगे, है ना। आसान शब्दों में आपको समझाएंगे और आपको याद हो जाएगा। जैसे हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं ना, तो इसका 50% आप भी बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 बीकर होता है, हम बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल का, ध्यान से सुनिए। हेलो, ध्यान इधर इधर, ध्यान इधर रहना चाहिए। देखिए इधर, इसमें 2 बीकर होता है, मतलब इस तरह से 2, मान लीजिए बीकर पात्र हो गया। ठीक है ना, तो 2 बीकर हम बना लेंगे आसानी से समझने के लिए। आपको ये सब हटा देते हैं और नए सिरे से समझाते हैं। पहली बार आप सीख रहे हैं, ध्यान से सीखेंगे, पूरा का पूरा 100% यहाँ ध्यान से सीखेंगे। देखिए, इसमें 2 बीकर होता है, तो हम 2 बीकर बना लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चटकार लगा लेते हैं ना, चटकार ज्यादा दिखता है आप लोग को। हाँ हाँ, ठीक कह रहा है। देखिए इधर, ये वाला देखिए, ये एक बीकर हो गया और ये एक बीकर हो गया। ठीक है, तो 2 बीकर हो गया। गैल्वेनिक सेल में कितने बीकर होते हैं, 2 कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, 2 कंपार्टमेंट होता है। क्लियर है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, एगो दाहिने तरफ है और एगो बाएं तरफ है, तो इसको लेफ्ट और राइट बोलते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड है ना, सबका लेफ्ट साइड लेफ्ट से साइड में है ना, और ये क्या है, राइट साइड है। तो ये दायां भाग और ये बायां भाग। ठीक है ना, तो ये हो गया बायां भाग और ये हो गया दायां भाग। किसकी बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। ध्यान हटना नहीं चाहिए। गैल्वेनिक सेल में कितने बीकर होते हैं, 2 होते हैं। नाम क्या है, तो एक लेफ्ट कंपार्टमेंट बायां भाग और एक दायां भाग। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जो बायां भाग होता है इसमें एक गोल घुला होता है जिसका नाम है ZnSO4 का विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है, ZnSO4 का। और जो राइट कंपार्टमेंट है इसमें घुला होता है CuSO4 का विलयन।
तो दोनों बिलियन याद कर लीजिए। ये सब आप 5 नंबर में लिखने वाले हैं। कहेगा 5 नंबर में कि आप एक्सप्लेन कीजिए, आप इसके बारे में वर्णन कीजिए और लेके जाइए कितना, 5 मार्क्स लेके जाइए, ठीक है ना। तो कैसे वर्णन करेंगे, जो जो हम बता रहे हैं वही चीज आप क्या कीजिए, ध्यान से समझते चलिए, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल में 2 बीकर होता है, एक बायां और एक दायां। बाएं भाग में ZnSO4 का विलयन घुला हुआ रहता है, जबकि दाएं भाग में CuSO4 का क्या होता है, विलयन घुला रहता है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रोड या रॉड डूबा रहता है, ये रॉड है। हम कई बार बताया है, ये रॉड जो होता है इसका नाम शुरुआती में इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का बना होता है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये ठोस है, ठीक है ना। ये जो ZnSO4 विलयन है उसके अंदर एक जिंक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहता है, और यहाँ पे आप जाहिर सी बात है CuSO4 है तो कॉपर का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीका से ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहां तक समझ गए। गैल्वेनिक सेल में 2 खंड होते हैं, एक को बायां खंड कहते हैं, एक को दायां खंड कहते हैं। बायां खंड में ZnSO4 का घोल घुला रहता है, जबकि दाएं दाएं में क्या रहता है, CuSO4 का विलयन भरा रहता है। बाएं खंड में जिंक इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, जबकि दाएं खंड में कॉपर इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का आपस में कोई मिलान नहीं है, मिलान है, अलग अलग है। तो मिलान करने के लिए, जैसे मान लीजिए नदी बह रहा है, उस किनारे इस किनारे बीच में नदी, तो एक दूसरे को मिलान करने के लिए कैसे मिलान किया जाता है, तो पहले पहले नाव से जाते थे लोग। अब जाना है वहां तो नाव लेके चल जाता था उधर, अब तो अभी तो नाव पानी बढ़ गया है दरियाओं में, देखे होंगे। यहाँ से चलिएगा, जाना है वहां, लेके चल जाएगा उधर, वहां उतार देगा, कहिएगा हमको तो उधर जाना था, तो बोलेगा इतना तेज धार चल रहा है, हम आपको उधर कैसे ले जाएं, जाइए। अब सोचिए ऐसे सीधे जाते तो 1 किलोमीटर पड़ता, ले जाके चल जाएगा 5 किलोमीटर दूर। अब पैदल धांगिए वहां से, एकदम धीरे धीरे करके आइए। तो इसका सोल्यूशन निकला क्या चीज, पुल बना। पुल को सेतु कहते हैं, गांधी सेतु नाम सुने हो, हाँ गए होगे, घूमे होगे। गांधी सेतु, सेतु क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है, इस किनारे से उस किनारे, यहां भी जोड़ेगा, सेतु जोड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक देखिए एक सेतु से जोड़ा जाता है। इस सेतु का नाम है लवण सेतु। क्या नाम है, लवण सेतु, याद रहेगा, ये लवण सेतु से जोड़ा जाता है। गैल्वेनिक सेल के बारे में चर्चा हो रही है, एक एक चीज आराम से बताया जा रहा है, दिमाग में सेट करते चलिए आप लोग कि बायां खंड और दाएं खंड को आपस में जोड़ने के लिए एक सेतु, एक यू टाइप के ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं क्या, लवण सेतु। ये इसकी बनावट हो गई। क्लियर है। क्या क्या चीज है इसमें देखिएगा, तो 2 गो वीकर है, लेफ्ट राइट, विलयन है ZnSO4 CuSO4, 2 इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, जिंक और कॉपर का, और एक क्या है, लवण सेतु। ये बैटरी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि बैटरी कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें से विद्युत धारा निकलेगा। अब यहां से एक वायर लेके चले जाएंगे, एक वायर यहां से लेके जाएंगे, बल्ब लगा देंगे, बल्ब जलने लगेगा। कैसे जलने लगेगा बल्ब, यही तो सीखना है आपको। करंट आता कहां से, बैटरी के अंदर करंट कहां से आता है। अच्छा आप लोगों को तो यही नहीं पता कि ये करंट कहां से आता है, बस तार जोड़ दिए, पोल में से आ रहा है, पोल में से नहीं आ रहा है, वो बहुत दूर से आ रहा है, आप समझ रहे होंगे। आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है, फैराडे के नियम ही पढ़ना है। फैराडे ने ही बताया है कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न किया जाता है। आप पढ़ेंगे, पढ़ाई होगा, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो आपको तो ये पता चल जाएगा। इसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि बैटरी के अंदर कैसे करंट फ्लो करता है। हमने बताया, देखिए कुछ ज्यादा नहीं है, केमिकल है, कुछ केमिकल है, रॉड है, और वायर ले जाकर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इसमें विद्युत धारा आता कहां से है, करंट कैसे फ्लो करता है, इसकी बनावट और भी अच्छा से सीखेंगे। इसके बारे में 5 मार्क्स से पूछा जाता है, और यहीं से आपका पूरा चैप्टर है। हमने बताया ही, इसी से अलग अलग टाइप के सवाल पूछा जाता है, 2-2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। मानक अपचयन विभव किसे कहते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल का वर्णन कीजिए, डेनियल सेल के बारे में, वोल्टेज के बारे में, नन्नेस समीकरण करके पूछेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे आगे के क्लास में मिलते रहेगा, ठीक है। फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी बनाइए, एक नोट्स बनाइए, चैप्टर वाइज, है ना, बनाते लिखते चलिए। जो भी हम क्लास पढ़ाते हैं उसको, वीडियो को रोकिए, है ना, और लिखिए, जो इंपॉर्टेंट कहते हैं उसको नोट कीजिए, आप भी इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिए उसको, ठीक है। और उस तरीका से आप याद करने के बाद आप उसको आगे एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।
आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।